rule number 31. So what they say, in such scenario, the value of supply needs to be determined by using rational means. And hello, am I audible? Yes, ma'am. It seems I have internet connection problem today. Just give me a minute. Huh? Listen. So rule number 31 says it should be calculated, it should be determined by using rational means. Okay, and those means, such means should be according to the principles. Principles means rules. Rules that are stated under section 15 and chapter 6 of CGST rules. So you don't have to study in detail about this chapter 6 of CGST rules. It is just that you should understand what is rule number 31. Okay, for everybody it is different. For a trader, for a manufacturer, for service providers. Okay, so we don't have to go much in detail. It is only rule number 31 related to residual method for determining value of goods and goods of services, supply of goods or services, or both. Okay, furthermore the supplier of the services can opt for this rule and ignore rule number 31. अच्छा, ये भी ऑप्शन है उनके पास कि अगर रूल नंबर 31 उनको एप्लीकेबल नहीं करना है, यूज नहीं करना है, ऑप्ट मतलब ऑप्शन है, ये ऑप्शन है कि आप इस रूल को इग्नोर करके, सॉरी, रूल नंबर 30 को इग्नोर करके रूल नंबर 31 को सीधा एप्लीकेबल कर सकते हैं. मतलब आपको अगर रूल नंबर 30 के हिसाब से नहीं जाना है तो सीधा रूल नंबर 31 पे आ सकते हैं. ये भी एक ऑप्शन होता है सप्लायर के पास. ओके, बट अगर आपको कैलकुलेट करना है तो पहले रूल नंबर 30 एंड देन 31. हाँ, स्किप कर सकते हैं आप उसको अपने ऑप्शन से. रूल नंबर 30 अगर नहीं एप्लीकेबल करना, नहीं यूज करना, तो आप स्किप करके सीधा रूल नंबर 31 पे आ सकते हैं. लेकिन अगर लगाना है तो उस सीक्वेंस में जाना पड़ेगा 30 एंड 31. ओके, नाउ वी हैव सम एग्जांपल्स. मैंने कल थोड़ी एग्जांपल्स कलेक्ट किए हैं सो दैट अगर कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन अगर आपको एमसीक्यूज के फॉर्म में पूछा जाए तो एटलीस्ट आपको आइडिया तो हो कि इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कैसे होते हैं. एक तो हम पहले कर चुके हैं, ये वाला बेसिक वाला, ये वाला ड्रिल वाला. आपको याद होगा कल मैंने ये ड्रिल का एग्जाम्पल दिया था. ठीक है, डिस्काउंट काटकर उसकी 3000 की वैल्यू थी. ओके, और CGST SGST एप्लीकेबल होगा, फाइनल वैल्यू होगी आपकी 3540. देखो कितना सिंपल है वैल्यू निकालना. आपने समझ लिए ना सारे रूल्स. अब देखो आपको क्लियर हो जाएगा कि कितना इजी है. और छोटे छोटे एग्जाम्पल्स तो हमने इधर भी देखे, आपको याद होगा. रूल नंबर 27 में मैंने आपको ये वाला एग्जाम्पल दिया था. एक तो ये ओल्ड एंटीक आर्ट वाला एग्जाम्पल, एक ये फ्री टी शर्ट वाला एग्जाम्पल. ये आ सकते हैं एमसीक्यूज में चेंज होके, सेंटेंस चेंज होके. ठीक है, उसके बाद हम कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे अभी. Mr. A goes to shop of Mr. B and purchases television. Mr. A ने television purchase किया Mr. B से. So who is the supplier? Mr. B. And who is the purchaser? Mr. A. Recipient कौन है? Mr. A. तो हम supplier हमेशा याद रखो supplier invoice बनाते हैं और invoice में value दिखती है goods की. जो हम value of supply chapter कर रहे हैं ना, वो invoice में दिखेगा आपको. और इनवॉइस कौन बनाता है? सप्लायर बनाते हैं. ही मतलब मिस्टर ए, he pays amount of rupees 50,000 as consideration for 52 inches LED TV purchased plus GST. मतलब उसने टोटल कितना पे किया था? 50,000 rupees. ओके, where MRP of the product was 65,000. वैसे MRP प्रोडक्ट का कितना था? 65,000 था. डिस्काउंट ऑफर टू ऑल द बायर्स. जितने भी मेरे पास बायर्स आएंगे, मिस्टर बी ने कहा मैं उनको डिस्काउंट रेडीली अवेलेबल करके दूंगा, दैट इज 15,000. सो अगर आपका ध्यान है तो मैंने आपको बोला था डिस्काउंट एक्सक्लूड मतलब माइनस करना होता है. तो आपकी MRP कितनी है? 65. उसमें से आपने डिस्काउंट कितना माइनस करना है? 15,000. तो आपकी टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी? 50,000 रुपये.
कौन सी टीवी के लिए? 52 इंचेस एलईडी टीवी। तो 50,000 आपका ट्रांजैक्शन वैल्यू हो जाएगा। एज पर द सेक्शन 15 सबसेक्शन 1 ऑफ CGST एक्ट 2017, द वैल्यूएशन विल बी एज पर ट्रांजैक्शन वैल्यू बेसिस। उन्होंने पहले ही आपको क्वेश्चन में बता दिया कि ट्रांजैक्शन वैल्यू पे निकालिए आप। रूल नंबर 27, रूल नंबर 28, रूल नंबर 29, 30, 31 ये एप्लीकेबल होंगे ही नहीं। क्यों? क्योंकि उसने खुद ही बता दिया ट्रांजैक्शन वैल्यू निकाल दो। ट्रांजैक्शन वैल्यू कैसे निकालते हैं? क्या क्या इंक्लूड होता है उसमें? हमने सीखा था क्या क्या इंक्लूड होता है। ड्यूटी, सेस, है ना, एनी अमाउंट पेड बाय रेसिपिएंट, और क्या इंक्लूड होता है? इंसिडेंटल एक्सपेंसेस। और एक्सक्लूड क्या होता है? डेप्रिसिएशन। तो हमने डेप्रिसिएशन माइनस किया ना, 65,000 में से आपने 15,000 का डेप्रिसिएशन माइनस कर दिया, तो आपकी वैल्यू कितनी हो गई? ट्रांजैक्शन वैल्यू 50,000 रुपीज। अब वो आगे क्या बोल रहा है? अज्यूम एप्लीकेबल रेट ऑफ GST 28%। देखो अभी तो 28% एप्लीकेबल नहीं है, मतलब बहुत सारे गुड्स पे नहीं है। अभी जो एग्जाम्पल दिया अभी तो हम उसके हिसाब से चलेंगे। 14% CGST एंड SGST 14%, मतलब दोनों को प्लस करेंगे तो आप 28% GST लगेगा। ठीक है ना? तो आप देखो ट्रांजेक्शन वैल्यू में ऐड किया है CGST 50,000 इंटू 14%, 7,000 होता है। ठीक है, और 50,000 इंटू 14% SGST हो जाएगा 7,000। यानी कि आप 50,000 में 7,000 ऐड करोगे तो आपका इनवॉइस प्राइस क्या हो जाएगा? इनवॉइस प्राइस मतलब GST इंक्लूड होता है जिसमें, तो GST कितना प्लस करके GST कितना आ रहा है? टोटल इनवॉइस प्राइस कितना आ रहा है? 64,000 रुपीज। और नीचे एक बहुत बढ़िया नोट दिया हुआ है, इनवॉइस प्राइस शुड नॉट इंक्रीज द मैक्सिमम रिटेल प्राइस। आपका ये ध्यान होना चाहिए। आपका MRP कितना है? 64। 64 से ज्यादा नहीं जाना चाहिए आपका ये इनवॉइस प्राइस, मतलब आप डिस्काउंट भी उस हिसाब से एडजस्ट करते हो। आई बात समझ में? 64 से 65 से ज्यादा इनवॉइस प्राइस नहीं जाना चाहिए, क्योंकि MRP का मतलब ही ये होता है ना, MRP मतलब इससे ज्यादा आप ले ही नहीं सकते हो कस्टमर से। मैक्सिमम रिटेल प्राइस है ये। MRP का फुल फॉर्म क्या होता है? मैक्सिमम रिटेल प्राइस। मैक्सिमम मतलब इससे ज्यादा ऊपर जा ही नहीं सकता। हाँ, कम हो सकता है, आप अपनी मर्जी से डिस्काउंट ज्यादा दे रहे तो हमें क्या। ठीक है, वो तो अभी शॉपकीपर पे डिपेंड है ना, वो डिस्काउंट कितना दे रहा है। If Mr. A not maintain sole consideration for such sale or they are related person, या अगर इसने एक कंसिडरेशन नहीं रखा होता, सोल प्राइस नहीं रखा होता, और अगर ये रिलेटेड पर्सन्स होते तो ट्रांजैक्शन वैल्यू, then the valuation will be based on determination of value of supply under rules। मतलब जो अभी हमने रूल सीखे ना 27, 28, 29, 30, 31, वो क्यों? हम आवाज कट रही है। आवाज कट रही है? क्लियर है ना? ठीक है, चलो अभी सुनो। यहाँ पे मैं क्या बता रही थी, कहाँ से आवाज कट रहा था? देखो मिस्टर ए, इफ मिस्टर ए हैड नॉट मेंटेन्ड सोल कंसिडरेशन, अगर उसने एक ही प्राइस नहीं रखा होता, मतलब प्राइस के अलावा कुछ और भी रखा होता, जैसे बाटर, ओल्ड के बजाय न्यू लेकर जाइए टीवी, ऐसा कुछ सिस्टम रखा होता, या फिर अगर वो रिलेटेड पर्सन होते तो सेक्शन 15 एप्लीकेबल नहीं होता। सेक्शन 15 मतलब ट्रांजेक्शन वैल्यू निकालना, ट्रांजेक्शन वैल्यू नहीं निकाल सकते थे हम। तब क्या क्या करना पड़ता? हमको रूल्स अप्लाई करने पड़ते थे। ठीक है, देन द वैल्यूएशन विल बी बेस्ड ऑन डिटर्मिनेशन ऑफ द वैल्यू ऑफ सप्लाई रूल्स। सप्लाई के जो रूल्स हमने सीखे ना भाई 27, 28, 29, 30, 31, वो रूल्स हमको लगाने पड़ते थे। आया समझ में इतना? ये हमने यहाँ पे कोई भी रूल क्यों नहीं लगाया? क्योंकि ट्रांजैक्शन वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। क्यों कैलकुलेट कर सकते हैं? बिकॉज प्राइस इज द सोल कंसिडरेशन एंड दे आर नॉट रिलेटेड पर्सन्स। इज इट क्लियर? Come on, give me answers. यस Yes, मैम, no. यस मैम।
ठीक है, ठीक है, ओके। नाउ अभी एक और एग्जांपल है, ये भी बहुत बढ़िया एग्जांपल है, मुझे कहीं से मिला तो मैंने उसका स्नैपशॉट लेकर यहाँ पे आपके लिए रखा है। देखो, सप्लाईज मेड बाय रेसिपिएंट ऑन बिहाफ ऑफ सप्लायर। आपको मैं ये एग्जांपल नहीं दे रही थी, एक मिनट रुको मैं आपको बताती हूँ। हाँ, ये वाला, ये सेकंड वाला। Any amount that supplier is liable to pay which has been incurred by the recipient. पहले तो वो रेसिपिएंट उसको इनकर करता है, भरता है, और फिर उसको सप्लायर रीइम्बर्स, मतलब फाइनली वो कौन किसके पॉकेट से जाता है, वो सप्लायर के पॉकेट से। ऐसा अमाउंट भी इंक्लूड होना चाहिए किसमें, ट्रांजैक्शन वैल्यू में। ये वो एग्जांपल है। हाँ, अब हम जो एग्जांपल डिस्कस कर रहे हैं ना उसका है। देखो, the transaction value will include the amount which the supplier is liable to pay but it has been paid by recipient of the supply. एक्चुअली किसने पे किया है, रेसिपिएंट ने। और कौन लाइबल है पे करने के लिए, सप्लायर लाइबल है पे करने के लिए। और ऐसा अमाउंट ट्रांजैक्शन वैल्यू में इंक्लूड होना चाहिए। So let us see with an example. Let us understand this with an example. Mr. Ram sold goods to Mr. Lakshman. तो राम सप्लायर है और लक्ष्मण रेसिपिएंट है for rupees 2,50,000. As per the contract of sale, Mr. Ram is required to deliver the goods in the premises of Mr. Lakshman. राम को लक्ष्मण के प्रीमाइसेस तक गुड्स को पहुंचाने का कॉन्ट्रैक्ट है। Mr. Ram hires transporter for the transportation for delivery of goods. अब मिस्टर राम का ड्यूटी है ना गुड्स को डिलीवर करना लक्ष्मण के डेस्टिनेशन पे, प्रीमाइसेस पे। तो मिस्टर राम ने क्या किया, ट्रांसपोर्टर हायर किया। ठीक है, अब वो ट्रांसपोर्टर क्या करेगा, गुड्स को डिलीवर करेगा किसके पास, लक्ष्मण के पास। तो जैसे ही गुड्स लक्ष्मण के पास पहुंचेंगे वो फ्रेट ड्यूटी भरेगा, किसको, ट्रांसपोर्टर को। अब ट्रांसपोर्टर तो फ्रेट ड्यूटी तो आपसे भर के लेगा ना, तो लक्ष्मण से भर के लिया उसने। हाउएवर द फ्रेट ड्यूटी मीन्स कस्टम ड्यूटी, फ्रेट ड्यूटी जैसे होते हैं ना रॉयल, जैसे आप रॉयल्टी भरते हो गुड्स पे जब आप गुड्स को इंपोर्ट करते हो, तो वैसे ही बाय रोड जब भी गुड्स आते हैं ना एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक, तो उसके ऊपर चार्ज होता है फ्रेट ड्यूटी। ये ड्यूटी होती है एक टाइप ऑफ टैक्स। ठीक है, फ्रेट ड्यूटी पेड बाय मिस्टर लक्ष्मण टू द ट्रांसपोर्टर। अब ये एक्सपेंस हो गया किसका, मिस्टर लक्ष्मण का, रेसिपिएंट का। रेसिपिएंट ने ये भरा है, पर एक्चुअली तो ये लाइबल कौन है ये भरने का, मिस्टर राम। बिकॉज ट्रांसपोर्टर को तो उसने अपॉइंट किया था ना, हायर किया था, और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से, ही वॉज रिक्वायर्ड टू डिलीवर द गुड्स। तो ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस, फ्रेट ड्यूटी एक्सपेंसेस, जो भी एक्सपेंसेस है वो तो उसने भरने हैं, मिस्टर राम ने, मतलब सप्लायर ने। तो इट इज द लाइबिलिटी ऑफ द सप्लायर, सप्लायर इज लाइबल टू पे बट इट हैज बीन पेड बाय द रेसिपिएंट ऑफ द सप्लाई। और कितना फ्रेट ड्यूटी पेमेंट किया, 2500। फ्रेट ड्यूटी कितना है, 2500। अभी देखो मैंने पहले ही बताया आपको, हाँ ये वाला पॉइंट भी इंक्लूड होता है, किसमें इंक्लूड होता है, ट्रांजैक्शन वैल्यू में। आप बोलोगे मैम इसमें तो मिस्टर राम ने भरा ही नहीं, बस मतलब उसके हाथ में तो 2500 तो एक्सपेंस हुआ ही नहीं, तो वो वैल्यू में कैसे काउंट होगा। पर लाइबल तो वही है ना पे करने के लिए, रेसिपिएंट को वापस भी देगा 2500 रुपीज। Guys, am I audible? Yes, ma'am. Okay. Okay. So he is liable to pay. Okay. So who has paid? Recipient has paid. Therefore, supplier has earned that value because instead of supplier, recipient has paid. So it is a type of saving that supplier has made. ठीक है, समझ में आ रहा है ये इतना। इसीलिए अभी हम क्या करेंगे, इसको वैल्यू में काउंट करेंगे। कौन सी वैल्यू में काउंट करेंगे, ट्रांजैक्शन वैल्यू में। आपका वैल्यू कितना है, गुड्स का वैल्यू कितना है, 2,50,000। जो राम लक्ष्मण को गुड्स बेच रहा है उसकी वैल्यू क्या है, 2,50,000। उसमें ये फ्रेट चार्जेस इंक्लूड हो जाएंगे, मतलब 2,50,000 इज द वैल्यू ऑफ सप्लाई।
उसमें ऐड करेंगे फ्रेट पेड बाय रेसिपिएंट विच सप्लायर वाज लाइबल टू पे 2500, दोनों ऐड करेंगे तो आपके लिए टोटल ट्रांजैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगी, टैक्सेबल वैल्यू क्या हो जाएगी, 2,52,500। सपोज अभी इसी क्वेश्चन में मैंने दे दिया जीएसटी रेट इज एप्लीकेबल एट द रेट 5%, जीएसटी रेट इज एप्लीकेबल एट द रेट 5%, तो आप मुझे बताओ किसके ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल होगा 5%, कौन से वैल्यू के ऊपर एप्लीकेबल होगा जीएसटी, 2,50,000 की 2,52,500? Yes, very good, Rinku. 2,52,500 because this is my taxable value. Clear cut लिखा हुआ है. This is my value on which tax will be applicable, on which tax will be charged. 2,52,000 का 5% निकालेंगे, और अगर इंट्रा स्टेट होगा तो आप सीजीएसटी और एसजीएसटी में 2.5 डिवाइड कर लेंगे, और अगर इंटर स्टेट होगा तो आईजीएसटी 5% एप्लीकेबल होगा। वो तो प्लेस ऑफ सप्लाई हो गया। अभी तो हम सीख रहे हैं वैल्यू ऑफ सप्लाई, तो वैल्यू तो निकाल दी, वैल्यू तो पता चल जाए मुझे वैल्यू कितनी है मेरे प्रोडक्ट की, मेरे सर्विस की। ओके, नाउ नेक्स्ट एग्जांपल, अ वेरी गुड एग्जांपल। देखो, मिस्टर ए इज द डीलर। अब मैंने आपको ये वाला एग्जांपल दिया था ना, ये रूल नंबर 29, रूल नंबर 29 वाला बताया था ना आपको, एजेंट और प्रिंसिपल, ठीक है। अब उसका एग्जांपल है ये, ठीक है, मतलब जिसमें कमीशन भी काउंट होती है। रूल नंबर 29 एक्चुअली नहीं बोल सकते हैं, सॉरी, हम ये वाला पॉइंट बोल सकते हैं, हाँ, इंसिडेंटल एक्सपेंसेस, ये वाला। The value will include all the incidental expenses in relation to sales such as packing, commission, etc. ओके, तो आ जाओ अभी ये वाले एग्जाम्पल पे, एक बार रीड कर लेते हैं क्या है, आप समझ जाएंगे। मिस्टर ए इज द डीलर ऑफ प्रोडक्ट एक्स, ये डीलर है, हाँ, मैन्युफैक्चरर नहीं है, सॉरी, डीलर है, हाँ बराबर, डीलर है, मतलब ये एजेंट नहीं बोल सकते हम, ये मेन डीलर है गुड्स का। इसके पास कौन सा प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट एक्स। अब ए ने क्या किया, मिस्टर ए सप्लाइड प्रोडक्ट एक्स फॉर ₹9,50,000 विथ इंस्ट्रक्शन दैट, अब उसने इंस्ट्रक्शन क्या दिया बायर को, दैट 50,000 शैल बी डायरेक्टली पेड टू मिस्टर बी। प्लीज ध्यान से सुनो, 9,50,000 में गुड्स को सप्लाई किया गया, और उसके ऊपर बोला गया कि जो एक्स्ट्रा 50,000 है ना, वो आप मिस्टर बी को पे कर लीजिए। अभी देखते हैं, ये देखो, मिस्टर सी कौन है, बायर ऑफ द प्रोडक्ट एक्स। पहले पूरा सिनेरियो देख लेते हैं, ये हमारा सॉल्यूशन पार्ट है। अब बायर कौन है, मिस्टर सी। मिस्टर सी को मिस्टर ए ने क्या बोला, जो गुड्स डीलर ऑफ द गुड्स, मतलब ये मेन डीलिंग करता है गुड्स में, उसने क्या किया, प्रोडक्ट एक्स सप्लाई किया और कहा 9,50,000 टोटल प्राइस है इसकी, प्लस 50,000 आपको पे करना पड़ेगा मिस्टर बी को। अब सी बी के पास गया, मिस्टर बी प्रोक्यूज द ऑर्डर फ्रॉम मिस्टर सी फॉर सप्लाई ऑफ प्रोडक्ट एक्स एट 10 lakhs। अब ये तो सिर्फ डीलर है, ये प्रोडक्ट का डीलर है। एक्चुअली सप्लाई कौन करेगा, प्रोक्यूज मतलब टू बिगिन द ऑर्डर, टू सप्लाई, टू डिलीवर, टू ट्रांसपोर्ट द गुड्स एट द प्रीमाइसेस ऑफ मिस्टर सी, ये सारा काम किसका होगा, मिस्टर बी का। मिस्टर बी कौन हुआ, इस हिसाब से मिस्टर बी कौन हुआ, एजेंट। मिस्टर बी इज द एजेंट ऑफ मिस्टर ए। लेकिन अगर आप देखोगे तो मिस्टर बी और मिस्टर सी में कोई रिलेशन नहीं है, नॉट रिलेटेड पार्टीज, ठीक है। मिस्टर बी एंड मिस्टर सी दोनों नॉट रिलेटेड पार्टीज है। अब मिस्टर बी ने क्या किया, सारा ऑर्डर प्रोक्यू किया, प्रोक्यू का मतलब होता है सारा ऑर्डर प्लेस किया, ट्रांसपोर्ट, पैकिंग करना गुड्स की, और गुड्स जगह पर पहुंचाना, जहाँ पे मेरा रेसिपिएंट है उसके प्लेस तक ये सारे गुड्स को ठीक ठीक पहुंचाना। अब मिस्टर सी फॉर द सप्लाई ऑफ प्रोडक्ट एक्स एट ₹10 lakhs, सही तो है, ये देखो 9,50,000 का ये टोटल प्राइस था, 50,000 आपको बी को पे करना था, आपको मतलब मिस्टर सी को
पे करना था किसके पास, मिस्टर बी के पास। तो टोटल 9,50,000 प्लस 50 कितना होता है, 10 लाख होता है ना। तो आपने इन शॉर्ट प्रोडक्ट कितने का खरीदा, 9,50,000, कमीशन कितना पे किया, 50,000। ये बी की कमीशन हो गई ना 50,000 रुपीज। ये कमीशन आपने पे करी है, मिस्टर सी ने पे करी है मिस्टर बी को, किसके इंस्ट्रक्शंस पे, मिस्टर ए के। ठीक है, तो देखो वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाईज इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर ए, जो सप्लाई करता है वही तो इनवॉइस बनाता है। अच्छा देखते हैं इनवॉइस में टोटल वैल्यू कितनी है। गुड्स सोल्ड टू मिस्टर सी 9,50,000, एड कमीशन पेड टू मिस्टर बी 50,000। तो टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, गुड्स की टोटल वैल्यू क्या हो जाएगी, 10 लाख, क्योंकि कमीशन भी तो ऐड करनी है ना, जो मिस्टर सी ने मिस्टर बी को पे किया। तो टोटल वैल्यू तो गुड्स की 10 लाख हो जाएगी ना, क्योंकि 9,50,000 में 50 ऐड हो जाएगा कमीशन का, इसीलिए गुड्स की वैल्यू बढ़ जाएगी और गुड्स की टोटल वैल्यू क्या हो जाएगी, 10 लाख। इज इट क्लियर ना। अब आप मुझे बताएं कि अगर जीएसटी का रेट भी मैंने क्वेश्चन में डाल दिया, चलो जीएसटी का रेट ले लो आप 12% और विद इन द स्टेट का ट्रांजैक्शन है, तो आप मुझे किसके ऊपर टैक्स निकाल कर बताएंगे, बताइए किसके 10 ऊपर। lakh. वेरी गुड, ग्रेट जॉब। सो दिस इज ऑन 10 lakhs नॉट ऑन 9,50,000, क्योंकि कमीशन भी इंक्लूड होता है ट्रांजैक्शन वैल्यू में। दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू। ओके, सो 9,50,000 प्लस 50 इज 10 lakhs। अब आप मुझे कैलकुलेट करके बताएं 12% के हिसाब से सीजीएसटी विद इन द स्टेट है, तो सीजीएसटी एसजीएसटी एप्लीकेबल होगा कि आईजीएसटी एप्लीकेबल होगा। टेल मी, कौन सा टैक्स एप्लीकेबल होगा प्लेस ऑफ सप्लाई के हिसाब से। चलो कम ऑन, सीजीएसटी और एसजीएसटी एप्लीकेबल होगा कि आईजीएसटी। यस रिंकू, वेरी गुड, सीजीएसटी और एसजीएसटी। और नहीं लिखते हैं, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी लिखते हैं वो, सॉरी मैंने भी बोलने में मिस्टेक किया। अच्छा तो कितना होगा टैक्स, कोई बता सकता है 12% के हिसाब से। 12% के हिसाब से सीजीएसटी एसजीएसटी कितना हो जाएगा, अमाउंट बताइए आप मुझे, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं आपके एमसीक्यूज में। हाँ लेकिन ये तो आपने टोटल बताया, 1,20,000 इज टोटल, वेरी गुड। 10 lakhs का 12% इज 1,20,000, ये टोटल हो जाएगा। तो इसको हाफ हाफ डिवाइड कर देंगे सीजीएसटी और एसजीएसटी। 60,000. वेरी गुड, वेरी गुड। सो दैट मीन्स 10 lakhs इंटू 6% हो जाएगा आपका 60,000 सीजीएसटी, एंड 10 lakhs इंटू 6% हो जाएगा आपका 60,000 एसजीएसटी। ओके ठीक है, चलो ये तो हो गया आपका। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, मिस्टर ए इज अ सेलर ऑफ फर्नीचर। मिस्टर ए क्या करते हैं, फर्नीचर सेल करते हैं, दैट मीन्स ही इज अ सप्लायर। ही सप्लाइड फर्नीचर फॉर ₹5,75,000। ध्यान से देखिए, फर्नीचर का वैल्यू कितना था, सप्लाई कितने में किया, 5,75,000 टू मिस्टर बी, with the condition that to remove old furniture from the premises of Mr. B by charging ₹5,000। कौन सी कंडीशन पे आपने 5,75,000 में फर्नीचर को बेचा, ये कंडीशन पे कि आपकी कंपनी में आपके प्रीमाइसेस में जो पुराना फर्नीचर पड़ा है वो रिमूव करने का मैं 5,000 एक्स्ट्रा लेने वाला हूँ। 5,000 एक्स्ट्रा लगेगा अगर आपको ओल्ड फर्नीचर आपके प्रीमाइसेस से रिमूव करवाना है, पूरा हटाना है, उसको क्लियर करना है, उसका 5,000 एक्स्ट्रा लगेगा। तो आप मुझे बताइए ये कौन सा वाला एक्सपेंस है, इंसिडेंटल एक्सपेंस, आपको मैंने ये क्लियर किया था ना, ये देखो, ये नहीं सॉरी, ये वाला थर्ड पॉइंट। जितने भी मेरे इंसिडेंटल एक्सपेंसेस होते हैं उसको हम काउंट करते हैं, मतलब ऐड करते हैं। ठीक है,
ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, देखो 5,75,000 में ये 5,000 क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, और आपकी टोटल वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स क्या होगा, 5,80,000. सी हाउ सिंपल द एग्जाम्पल इज. 5,75,000 में आपने न्यू फर्नीचर बेचा, ओल्ड फर्नीचर को हटाने का आपने 5,000 एक्स्ट्रा लिया, सो इट बिकम्स सोल कंसिडरेशन ही है. आप बोलेंगे दो अलग अलग प्राइजेस है, आप बोलेंगे मैम वो तो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है, सोल कंसिडरेशन तो है ही नहीं. सोल कंसिडरेशन ही है. आप फर्नीचर के बजाय कुछ और नहीं ले रहे हैं, सॉरी, फर्नीचर को बेचने के लिए आप दो अलग अलग चीजें नहीं ले रहे हैं, कैश ही ले रहे हैं. 5,75,000 में 5,000 ऐड क्यों किया, क्योंकि आपने उसके लिए अलग सर्विसेज भी तो प्रोवाइड की ना. ओल्ड फर्नीचर को आपने पूरा रिमूव करके दिया, क्लियर करके दिया, उसके लिए आप 5,000 एक्स्ट्रा ले रहे हैं. अब जब तक ओल्ड फर्नीचर हटाएंगे नहीं, तब तक न्यू फर्नीचर इंस्टॉल कैसे करेंगे. तो इंसिडेंटल हो गया ना, जुड़ा हुआ एक्सपेंस है ना ये. तो आप ये नहीं बोल सकते मैम यहाँ पे तो दो प्राइसेस है, आपने बोला था देयर शुड बी ओनली वन कंसिडरेशन, ओनली वन प्राइस. तो आप कंफ्यूज मत होइए, इट इज ओनली सोल कंसिडरेशन. ठीक है, एक ही है वो एक्सचेंज में कुछ वो नहीं है, एक्सचेंज वाला सिस्टम नहीं है यहाँ पे. चलो नेक्स्ट देखो, मेशस नेमदार एंड कंपनी एंड ऑडिट फर्म है ये, बेस्ड इन कोचिन, मतलब अपना केरला, undertake an audit assignment of his client based in Chennai. The contract mentioned about the audit fees. The contract mentioned about the audit fees is rupees 5 lakhs. मतलब ऑडिट फीस का अमाउंट कितना लगेगा, रुपीज 5 lakhs. And the arrangement of taxi by the client may be worth rupees 50,000. मतलब आपको क्लाइंट के लिए टैक्सी का भी अरेंजमेंट करना पड़ेगा. इंसिडेंटल एक्सपेंसेस, वापस सेम पॉइंट. सबसे पहले तो ये जो नैम्बार कंपनी है, ऑडिट फर्म है, ये कोचिन में है, उसका क्लाइंट है चेन्नई में, कंपनी है चेन्नई में, उसका ऑडिट करना है पूरी कंपनी का. तो ऑडिट फीस कितनी लगेगी, 5 lakhs. मतलब सप्लायर कौन है, नैम्बार एंड कंपनी. ऑडिट फर्म है ना ये मेरी, तो ये सप्लायर हो जाएंगे, नैम्बार एंड कंपनी. अच्छा, सप्लायर ने कितना चार्ज किया आपसे सर्विसेज सप्लाई करने के लिए, 5 लाख रुपीज चार्ज कर रहे हैं. उसके साथ साथ उन्होंने आपको ये कहा कि टैक्सी के जो मेरे एक्सपेंसेस हैं वो भी आप भर दीजिए, 15,000. तो आपने सिर्फ 5 lakhs का खर्चा नहीं किया, 5,15,000 का खर्चा किया. सो दैट विल बी द वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट, सर्विस, सॉरी यहाँ पे सर्विसेज वाला है ये सम. तो हम इसको बोलेंगे ट्रांजेक्शन वैल्यू इन द हैंड्स ऑफ मेशर्स नैम्बार एंड कंपनी इज रुपीज 5,15,000. So this 15,000 is my related expenditure. आपको ये नहीं समझना है कि दो अलग अलग प्राइसेस चार्ज कर रहा है. सेम सर्विस तो सेम है ना, सेम सर्विस के लिए उसने 15,000 टैक्सी के लिए लिया, अलग किसी सर्विसेज के लिए टैक्सी का पेमेंट नहीं लिया आपसे, आपके ही ऑफिस तक पहुंचने के लिए टैक्सी के चार्जेस लिए हैं आपसे. तो ये तो इंसिडेंटल एक्सपेंस है. सो इट इज अ सोल कंसिडरेशन. It is not two different things. I mean these are not two different things. Okay, not only audit fees but also expenditures incurred in the connection with the taxi of rupees 15,000 constitute the sole consideration. Is it clear everybody? यहाँ तक कुछ डाउट है? Any doubts? No, ma'am. Okay. Next and the last, what to say, example. Next example, we have this last one and we will be done with the chapter. Meshas Ashok Enterprises sells mineral water bottles with MRP rupees 20 per bottle. मिनरल वाटर बॉटल्स बेचते हैं, एक बॉटल 20 रुपीज की है. हाउएवर कस्टमर अवेलिंग डिस्काउंट ऑफ रुपीज 4 पर बॉटल. कस्टमर को कितना आपने डिस्काउंट दिया, एक बॉटल पे 4 रुपीज, क्योंकि वो बल्क में खरीदने के लिए आया, बहुत सारी बॉटल्स खरीदने के लिए आया. इन द मंथ ऑफ अक्टूबर 2017, Messrs Ashok Enterprises, he is the supplier. Please remember, in the books of Ashok Enterprises, the value will be calculated.
Okay, Messrs Ashok Enterprises sold 2000 bottles to कस्टमर का नाम नहीं दिया हुआ, ओके एनीवेज टू कस्टमर। अच्छा, क्योंकि वो बल्क में खरीदने आया तो एक बॉटल पे उसको 4 रुपीज का डिस्काउंट मिला, एक बॉटल पे। हाँ, एप्लीकेबल जीएसटी रेट इज 18%। फाइंड आउट द टैक्स लाइबिलिटी। बहुत सिंपल है। देखो सबसे पहले तो ये एक मिनट, इस वर्ड डॉक्यूमेंट, चलो यहाँ पे मैं कैलकुलेट करके बताती हूँ। 20 बॉटल्स थी ना, 20 बॉटल्स इनटू, आप मुझे बताएं एक बॉटल का कितना रेट था, एक बॉटल का रेट कितना था 20, सो हाउ मच इट विल बी 40,000। टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा 40, लेकिन आपने डिस्काउंट भी तो दिया सामने वाले को, सो डिस्काउंट कितना था 20 बॉटल्स पे, एक बॉटल पे 4 रुपीज, एक बॉटल पे 4 रुपीज, तो 20 बॉटल्स पे कितना हो जाएगा डिस्काउंट, 8,000 रुपीज का डिस्काउंट हो जाएगा। सो ये 8,000 रुपीज विल बी डिडक्टेड। मैंने आपको पहले ही बोला डिस्काउंट आपको माइनस एक्सक्लूड करना पड़ता है, मतलब माइनस करना पड़ता है। सो 40,000 में से आपका 8,000 माइनस हो जाएगा डिस्काउंट, तो आपकी टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी, सॉरी टोटल नहीं बोलेंगे इसको, आपकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ट्रांजैक्शन वैल्यू जिसको बोलते हैं हम, ट्रांजैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी 32,000। तो ये आपको दिखाना पड़ेगा डिस्काउंट माइनस किया है हमने। ठीक है, कैसे डिस्काउंट माइनस किया, देखो एक बॉटल 20 रुपए की, तो 20 बॉटल्स कितने की 40,000। डिस्काउंट आपने एक बॉटल पे 4 रुपीज का दिया, तो 20 बॉटल्स पे कितना 8,000 का, तो टोटल कितना हो जाएगा आपका ट्रांजेक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा 32। तो इसने शुरुआत 32 से की है, अगर आपको ये सम दिख रहा है तो इसने शुरुआत 32 से करी है, मतलब उसने बताया नहीं है 32 कैसे लिया, ये मैंने यहाँ पर आपको बताया। हाँ एक्चुअली नीचे इसने बताया, ये देखो एमआरपी वैल्यू 40 माइनस डिस्काउंट 8, ट्रांजैक्शन वैल्यू 32। अब 32 पे हम टैक्स जीएसटी लगाते हैं, ये मेरा ट्रांजैक्शन वैल्यू होता है, तो 18% जीएसटी रेट है। कुछ नहीं बोला है तो विद इन द स्टेट, ये मैंने आपको कल भी क्लियर किया था, विद इन द स्टेट है तो सीजीएसटी एंड एसजीएसटी एप्लीकेबल होगा। सीजीएसटी 9 हो जाएगा, एसजीएसटी 9 हो जाएगा। 32,000 का 9% होता है 2,880। लाइकवाइज एसजीएसटी भी उतना ही होता है। तो आप क्या करेंगे, ट्रांजेक्शन वैल्यू 32,000 में ये दोनों अमाउंट ऐड करेंगे, सीजीएसटी और एसजीएसटी के, तो आपको फाइनल इनवॉइस प्राइस मिल जाएगी। और आपको ये ध्यान देना है फाइनल इनवॉइस प्राइस एमआरपी से ऊपर नहीं होना चाहिए। इनवॉइस प्राइस कितना है 37,760 और आपका सॉरी एमआरपी कितना है 40,000, तो 40,000 से ऊपर इनवॉइस प्राइस नहीं जाना चाहिए। ये तो स्टैंडर्ड रूल है, ये तो पता ही है कि क्या होता है। एमआरपी का मतलब ही होता है मैक्सिमम रिटेल प्राइस, मैक्सिमम का मतलब होता है इससे ज्यादा आपको मतलब इससे ज्यादा आप कस्टमर से ले ही नहीं सकते हैं। हाँ इससे कम चलेगा लेकिन इससे ज्यादा नहीं चलेगा, तो आप अपने कस्टमर को डिस्काउंट दे रहे हैं इसके लिए, तो 37,760 में आपने फाइनली ये प्रोडक्ट को बेचा, जितने में बेचा ना उसको बोलते हैं इनवॉइस प्राइस। ऑफ कोर्स इनवॉइस प्राइस में टैक्स इंक्लूड होता है, इनवॉइस प्राइस में टैक्स इंक्लूड होता है, जीएसटी इंक्लूड होती है। मैंने ये नहीं बोला ट्रांजैक्शन वैल्यू में इंक्लूड होता है, ट्रांजैक्शन वैल्यू अलग से निकालनी है, उसमें जीएसटी ऐड करके इनवॉइस प्राइस कैलकुलेट करना है। So this is how we calculate invoice price. Okay, such like questions can come in MCQs format. Now suppose I am giving you this question, Mr. Ashok Wala, and I am giving you 4 options of calculation of invoice price.